आज हमारे साथ कनोशा कॉन्वेंट गर्ल इंटर कॉलेज की अयोध्या फैजाबाद की टॉपर हैं, नाम है रिद्धिमा पांडे। कि अब ये आरक्षण बंद हो जाए। आरक्षण मिलना हमारे जैसे जनरल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आगे मुझे ये लगता है कि जब तक चाइना से दोस्ती थी तब तक वो ऐप्स चल रहे थे। जैसा कि अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में सैंडविच की तरह मिडिल क्लास पिस जाता है, तो उनको भी अपने राइट्स पूरी तरह से मिले। मैं ये कहूँगी कि कनौसा का लेवल बहुत ही हाई है। मुझे नहीं लगता जितना उन्होंने किया। अनुज कुमार झा जी से मैं मिली डीएम ऑफिस में। लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट में जाके खुलेआम घूम रहे हैं। इससे अब लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं अब कोरोना को, जबकि वो एक पीक पे पहुंच चुका है। ये समझ लीजिए कि बच्चे कभी पिता के नाम से जाने जाते थे, और जो पिता अपने बच्चे के नाम से जाना जाएगा उसको कितना खुशी हो गई मैं बता नहीं सकता हूँ। क्या 10th के पहले मोबाइल मिलना चाहिए? नहीं, पर्सनल मोबाइल तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। ये कहना चाहूँगी कि बच्चे की लगन, माता पिता और गुरुजनों की गाइडलाइन, और उसके बाद उसके साथियों का साथ और भगवान की कृपा, यदि उसके बड़ों का आशीर्वाद है तो कोई भी बच्चा इस मुकाम को हासिल कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है रवि भट्ट। आप देख रहे हैं अयोध्या टाइम्स। इस वक्त मैं हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की नगरी में हूं तो लोग मर्यादा पर चलते हैं और काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिससे देश में, समाज में और प्रदेश में नाम हो। आज हमारे साथ कनोशा कॉन्वेंट गर्ल इंटर कॉलेज की अयोध्या फैजाबाद की टॉपर हैं, नाम है रिद्धिमा पांडे। कहते हैं छोटे छोटे शहरों में बड़ा बड़ा टैलेंट होता है, और उसी छोटे शहर से बड़े टैलेंट को मैंने खोज के निकाला है, क्योंकि फैजाबाद की सरजमी पर इन्होंने पढ़ के जो मुकाम हासिल किया है वो शायद कोई बहन बेटी या कोई भी छात्र छात्रा कर पाएगा। रिद्धिमा पांडे जी हैं, होनहार, प्रतिभावान, गुणवान हैं। इनसे मैं बात करूंगा तमाम मुद्दों पे, चाहे वो राष्ट्र का विषय हो, देश का विषय हो, लॉकडाउन का विषय हो, सामाजिक दृष्टिकोण हो, अर्थव्यवस्था की बात हो। आज मैं सब पे बात करूंगा रिद्धिमा पांडे जी से। कनोशा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हैं। सबसे पहले तो स्वागत है अयोध्या टाइम्स पर रिद्धिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ये बताइए, पहला सवाल ले लेते हैं। आम सवाल होता है कि इस टॉप होने का मकसद क्या है, और टॉपर जो हुई हैं आप, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? क्योंकि माता पिता और गुरु ये एक इकाई होते हैं आगे बढ़ाने के लिए, और इन्होंने शायद आपको बहुत सहयोग किया होगा इस स्थिति में आपको पहुंचाने के लिए। तो किसको क्या श्रेय देती हैं आप, ज़रा बताएं हमें। पहले तो पढ़ाई सिर्फ टॉपर बनने के लिए नहीं की गई थी, पढ़ाई सफलता पाने के लिए की गई थी। मेहनत की थी, पर ये नहीं सोचा था कि टॉप कर लूँगी। और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, सभी गुरुजनों और सभी अपने दोस्तों को देना चाहूँगी, जिन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया और मुझे आगे बढ़ने में मदद की। कहते हैं कि बच्चों के आगे बढ़ने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए माता पिता का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है, और वही माता पिता बचपन में ही बच्चों का भविष्य लिख देता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य बन जाता है कि उनको आगे बढ़ाएं, और बच्चों का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम उस बात को आगे बढ़ाएं जिससे बाप ने या माता पिता ने सपना देखा, उसको हम सजो कर आगे ले चलें। दूसरा सवाल ये ले लेते हैं कि लॉकडाउन के माहौल में पढ़ाई कैसी चल रही है, और आने वाले समय में आप क्या बनना चाहती हैं? देश को किस नज़रिए से, किस दृष्टिकोण से आप देखती हैं? इस लॉकडाउन में पढ़ाई तो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई है, पर ऑनलाइन क्लासेस की वजह से थोड़ा ही ट्रैक पे आ गई है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हैं। जो भी डाउट्स होते हैं हम लोग ऑनलाइन पूछते हैं, पर उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता जितना हम लोग की क्लास में होता था। और आगे मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, और मैं IAS बनना चाहती हूँ। सिविल सर्विसेज कहते हैं कि जनता की सेवा करना है तो सिविल सर्विसेज में आ जाइए, और जनता ही प्रतिनिधि अपना तय करती है। और अगर आप ऊंचे पद पर पहुंचती हैं, किसी अच्छे लेवल पर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके माता पिता की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो अगर आप किसी ऊंचे पद पर पहुंचती हैं तो देश को एक दिशा देने की स्थिति है। जैसे कि आप जिला लेवल पर काम करना चाहती हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं। अगर भविष्य में आप कुछ ऐसे अधिकारी बन जाती हैं तो समाज जो आज लॉकडाउन के माहौल में माइग्रेंट्स लेबर, इसके बाद प्रवासी मजदूर, पिछड़ा वर्ग जो रोज़ कमाता था, जो रोज़ खाता था, वो पिछड़ चुका है। उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसके आगे बढ़ाने के लिए क्या काम करेंगे आप?
मैं ज़रूर देखूंगी कि मुझसे नीचे या फिर लोअर क्लास के लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलें जो एक ऊंचे क्लास के लोगों को मिलती हैं। जैसा कि अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में सैंडविच की तरह मिडिल क्लास पिस जाता है, तो उनको भी अपने राइट्स पूरी तरह से मिलें। जैसा आपने बताया कि मिडिल क्लास पिस जाता है, उनको पूरा अपना अधिकार मिले, पूरा उनको बात कहने का अधिकार मिले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहती हैं आप? जी। टिकटॉक वगैरह के बारे में तो सुना ही होगा। जी सुना है। टिकटॉक बैन हो चुके हैं, 59 चाइनीज ऐप भारत में बंद हो चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि टिकटॉक जैसे ऐप भारत की अखंडता प्रभुता के लिए बहुत हानिकारक हैं और आने वाले समय में इसका गलत प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, गलत प्रभाव पड़ रहा था या नहीं? मुझे ये लगता है कि जब तक चाइना से दोस्ती थी तब तक वो ऐप्स चल रहे थे। लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे भी थक जाते थे या फिर बोर हो जाते थे तो उन ऐप्स पे जाने की कोशिश करते थे और अपने आप को इंटरेक्ट करते थे दुनिया से। तो वो एक इतनी बेकार भी चीज़ नहीं है। पर अब जब चाइना से इतनी ज़्यादा मुठभेड़ हो रही है तो उसमें बैन हो गया है, तो वो मैं अच्छा कहना चाहूँगी। और साथ ही साथ बच्चों का टाइम भी बचेगा, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि हर घर में मोबाइल है। पहले नहीं था, अब हर घर में मोबाइल है, तो सब लोग इंटरेक्शन चाहते हैं, एक दूसरे को देखकर सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। सब लोगों को लगता है मैं क्यों नहीं कर सकती, तो उस कारण ज़्यादा उसका ऐप डाउनलोड का रेटिंग बढ़ गया था इस वजह से। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी ज़िंदगी बनाते भी हैं और गंवाते भी हैं। सेम नज़रिया टिकटॉक पे भी था, किसी ने अपनी ज़िंदगी बनाई तो साहब किसी ने गंवाई भी है। लेकिन बात जब देश की आ जाती है, जब बात राष्ट्र की आ जाती है, तो सब चीज़ को त्यागना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और यही बात संसद और विधानसभा और असेंबली में भी गूंजती है। आज मैं बात करूंगा क्योंकि होनहार हैं, प्रतिभावान हैं, इनकी बातों से लगता है कि आने वाले समय में राष्ट्र का, देश का, समाज का, विश्व का नाम जरूर ऊंचा करेंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य बन जाता है कि इनकी बात को आगे तक पहुँचाने का। आपका भी यही कर्तव्य, आप इनकी बातों को आगे तक पहुंचा सकते हैं। रिद्धिमा पांडे जी, कनोशा में पढ़ाई का लेवल क्या है? और दूसरी बात यह कि लॉकडाउन में अभी सारे कॉलेज स्कूल्स बंद हैं, तो जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके माध्यम से आपकी जो कक्षाएं हैं उसकी भरपाई हो सकती है क्लासेस की? मैं ये कहूँगी कि कनौसा का लेवल बहुत ही हाई है। और जब हम स्कूल में भी थे तब भी वहाँ पे ई लर्निंग क्लासेस हैं, उसकी वजह से बच्चों को बहुत हेल्प होती है। और अभी भी सिस्टर हमारी प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत कर रही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को उतनी ही सुविधा मिल सके जितना कि स्कूल में उन्हें मिलती थी। इस लॉकडाउन वैश्विक महामारी कोरोना के दस्तक के बाद बहुत सारे चीज़ पिछड़ गई है, बहुत लोग पिछड़ गए हैं। लेकिन रिद्धिमा पांडे ने जिस प्रकार से अपने परिवार का, अपने देश का नाम ऊंचा किया है, उससे अयोध्या ज़िले की सरजमी पर जितने भी विधायक हैं, एमपी, एमएलए, सब ने आके इनको बधाई दी है और बधाई करने योग्य भी हैं, क्योंकि अयोध्या ज़िले का नाम इन्होंने अपनी बखूबी, बड़ी स्पष्टता के साथ अपने टैलेंट की वजह से रोशन किया। इन्होंने कहा कि पढ़ते हैं टॉप बनने के लिए, सफलता के लिए, और सफलता तभी कदम चूमती है जब आप टॉप हो जाते हैं, तभी आपके घर पे लोग आते हैं। दूसरी बात एक चीज़ कर लेते हैं कि ये फैजाबाद अयोध्या बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी है। अगर आपको सजेशन करने का एक मौका मिल जाए कि ये अधिकारी ठीक नहीं है, IAS PCS रैंक का अनुज कुमार झा जी हैं हमारे DM साहब, SSP आशीष तिवारी जी हैं, अगर इनको कहा जाए कि इनके काम को आप तुलनात्मक तरीके से एक दृष्टिकोण में बांटें, तो आप कैसे तुलना करेंगे उनके कामों को? लॉकडाउन में एक अच्छा दृष्टिकोण उन्होंने दिया, क्या और तरीके से उन्होंने अपने आप को उजागर कर सकते थे? मुझे नहीं लगता जितना उन्होंने किया। अनुज कुमार झा जी से मैं मिली DM ऑफिस में, और जितना उन्होंने अयोध्या के लिए किया उतना शायद ही कोई कर सकता है। दिन भर बिज़ी रहना, और उस दिन सभागार में भी वो लेट से पहुँचे क्योंकि कुछ कोरोना मरीज़ आ गए थे, और उनको देखना उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी, ना कि अवार्ड देना या फिर बच्चों को सम्मानित करना, वो दूसरी उनकी प्रायोरिटी थी। सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रायोरिटी मरीज़ों को दी, उनकी सुविधाओं को दी। वो पहले उनको अटेंड करके तब हमारे पास आए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे नहीं लगता कि वो और इतनी मेहनत करने के बाद भी उनसे आगे कोई बढ़ सकता है। हमारे अयोध्या के लिए वो परफेक्ट हैं। हम लेबल स्टूडेंट को, हम लेबल छात्र छात्राओं को, अपने उम्र के लोगों को, या आप अब आइकन बनने वाली यूथ की आने वाले समय में, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे कोरोना वैश्विक महामारी में कि वो कैसे सजग रहें, सतर्क रहें?
कोरोना एक वैश्विक महामारी है, उसे कोविड-19 भी बोलते हैं, तो उसमें हमें खुद से ही सावधानियां बरतनी चाहिए। मास्क लगाना चाहिए। आजकल लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट में जाके खुलेआम घूम रहे हैं। इससे अब लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं अब कोरोना को, जबकि वो एक पीक पे पहुंच चुका है। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो घर पर ही रहें। घर पे रहें, सेफ रहें, सजग रहें, सुरक्षित रहें। हारेगा कोरोना तभी जीतेगा इंडिया और तभी जीतेंगे हम। आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी सत्ताएं बनाता है, सत्ताएं बिगाड़ता है। अगर ये आम आदमी ज़रूरत से ज़्यादा जागरूक हो जाए तो शायद पुलिस प्रशासन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वैश्विक महामारी को हराने में। हमारे साथ रिद्धिमा पांडे जी के पिताजी हैं। एक बाप का दायित्व तो बन जाता है, एक पिता का दायित्व तो बन जाता है अपने बच्चे को उच्च लेवल पर की शिक्षा दिलाने का, और वो पिता सब कुछ करता है अपने बेटे पुत्र पुत्री के लिए जो वो जीवन में करना चाहता है या जो उसको बनाना चाहता है। आपकी बेटी इतने अच्छे अंकों के साथ अयोध्या फैजाबाद में टॉप की है, कैसा लगता है? लोग आते हैं, आप एक पिता हैं, हृदय कैसा महसूस करता है जब बेटी इतनी उन्नति पर पहुंच जाती है? बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बच्चे कभी पिता के नाम से जाने जाते थे, और जो पिता अपने बच्चे के नाम से जाना जाएगा उसको कितना खुशी हो गई मैं बता नहीं सकता हूँ, बखान नहीं कर सकता हूँ। अंग प्रफुल्लित होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं ऐसे बातों को सुन के, क्योंकि बाप होता है, उसके आंखों में अश्रु की धाराएं होती हैं जब उसका पुत्र या पुत्री एक लेवल पे पहुंच जाता है, एक टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। और अयोध्या में हूं मैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में। और मोबाइल तो आप जानते ही होंगे, मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी आती हैं, बुरी भी चीज़ें आती हैं, और मोबाइल से कई लोग अपना भविष्य बना लेते हैं तो कई लोग बिगाड़ भी लेते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आधुनिक युग की दुनिया में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। इसी से ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। मोबाइल जो स्टूडेंट की लाइफ में, एक छात्र छात्रा की लाइफ में मोबाइल का क्या रोल हो जाता है? क्या 10th के पहले मोबाइल मिलना चाहिए या नहीं? पर्सनल मोबाइल तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी पेरेंट्स का मोबाइल ही सफिशिएंट है पढ़ाई करने के लिए, या फिर बुक्स तो होती ही है, नॉलेज पूरी उनसे मिलती है, पर कुछ जो पॉइंट्स हमारे अटकते हैं वो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक बार आपको रिद्धिमा पांडे जी की माता जी से भेंट करवाते हैं, जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया कि आज समाज इनको जान रहा है सिर्फ आपकी वजह से। और आपने इनको पाला पोसा, इतना बड़ा कर दिया, इस लायक कर दिया कि ये अपने पैरों पे अब खड़ी होकर कुछ आगे कर सकती हैं भविष्य में। बचपन था, इसके बाद अब उम्र बढ़ी। रही बात कि ये क्या समस्याएं आई, क्या यही सुविधा पहले भी मिलती थी या कुछ आर्थिक समस्याओं के बाद, गुजरने के बाद ये दिन आज देखने को मिला है? नहीं, ऐसी आर्थिक समस्या कभी नहीं थी। इनके बाबा जी भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थे, पिताजी भी ठीक ठाक हैं, और मैं भी इन लोग की भाग्य से एक टीचर हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये सुन के। मेरे जहाँ पर मैं टीचर हूँ, जिस स्टाफ में हूँ, वहाँ पर भी मुझे इसकी वजह से बधाई मिली कि आज मेरे स्टाफ में नाम है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे की लगन, माता पिता और गुरुजनों की गाइडलाइन, और उसके बाद उसके साथियों का साथ और भगवान की कृपा, यदि उसके बड़ों का आशीर्वाद है तो कोई भी बच्चा इस मुकाम को हासिल कर सकता है। जो इसने किया, इसके दादी बाबा का आशीर्वाद इसके सर पे है, इसके पिताजी का आशीर्वाद इसके साथ है, और साथ में सबकी गाइडलाइन थी। इसी कारण आज ये इस जगह पर पहुंच पाई जो सबको रोमांचित कर देती है। आपने बताया कि आप अध्यापिका हैं, और बच्चे का भविष्य तभी तय हो जाता है जब परिवार शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, और उसके मुखार से, उसके बातचीत से, उसके बात करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि आगे क्या बनेगा। शायद रिद्धिमा पांडे में वो खूबी बखूबी देखी जा सकती है। आप एक गृहिणी भी हैं, टीचर के साथ साथ बच्चों को शिक्षा भी देती हैं। समस्याएं आती थी, ठंडी के दिनों में पेपर हुआ करते थे, इसके बाद 1 से लेके LKG, UKG 1, 2, 3, 4, 10 तक आपने इनको पढ़ा दिया। समस्याएँ गृहिणी थी, खाना पीना परोसना? हाँ, होती थी। दरअसल जॉब मुझे अभी 5 इयर्स एगो ही मिली है। उससे पहले मैं घर पर ही रहती थी। इसकी सारी टीचिंग मैं अपने आप ही घर पर करती। इसने कभी कोई कोचिंग नहीं ली, 9th से ही इसने कोचिंग क्लासेस की हैं। सारी जितनी भी मुझसे हो सकता था मैं हर तरह से इसकी मदद करती थी, और कोई ऐसी समस्या आती नहीं थी। इसको प्यार से, दुलार से पढ़ा दिया मैंने, और ये पढ़ने में भी अच्छी थी। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास LKG to 10th तक आई है, और आज ये उसी जगह पहुंच गई जहां पीक पर पहुंची है। आगे भी ऐसे ही पहुंचे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि आप लोग का आगमन फिर दोबारा मेरे घर पर हो, ये ऐसा इंटर में भी करे।
अभी सफ़र बड़ा लंबा है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, मंजिल अभी बाकी है। कहते हैं कि जब दाना दाना फेंको तभी चिड़िया आती है, और वही शायद यही दाना फेंका गया है। अब शायद मंजिल भी मिलना बाकी है और मंजिल मिलेगी भी, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रही हैं। रिद्धिमा पांडे जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इस इंटरव्यू को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं एक बार आप लोगों से कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग अपना शुभाशीष शुभकामनाएं इनको दें, ताकि मैं एक बार फिर से 2 साल बाद इनके घर पे आऊं और ये तब यूपी टॉप करके मेरे सामने पेश आएँ और मैं अयोध्या टाइम्स पर इनका एक इंटरव्यू करूं, वो आप लोग देखें। इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से इनसे पूछूंगा कि कुछ दिली इच्छा, दिली ख्वाहिश और कुछ समाज से कुछ विचार अपना रखना चाहें तो बताएं। मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि अब समाज इतना आगे बढ़ चुका है, सभी पढ़ रहे हैं, सभी वर्गों के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि अब ये आरक्षण बंद हो जाए। आरक्षण मिलना हमारे जैसे जनरल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आगे हम उतनी ही मेहनत करते हैं जितने दूसरे बच्चे करते हैं, पर कट ऑफ की वजह से हमारे जनरल वाले लोग रुक जाते हैं। तो मैं यही आगे बढ़ के यही करना चाहूँगी कि मैं आरक्षण को जड़ से ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी सारे वर्ग शिक्षित हैं और सभी संपन्न हैं, जिससे वो अपने पैर पे खड़े होके खुद का भार उठा सकें, खुद की मेहनत पे कुछ बन सकें। इसीलिए मैं चाहूँगी कि ये आरक्षण जड़ से ख़त्म हो जाए। आरक्षण देश के लिए एक विषैला पदार्थ है कहते हैं, और आरक्षण की रही बात तो आरक्षण उनको नहीं मिल रहा है जिनको मिलना चाहिए, आरक्षण उसको मिल रहा है जिसको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण की बात है तो मेरे हिसाब से भी अगर मुझसे कोई सवाल पूछे कि एक पत्रकार हैं आप और एक आप जवाब दीजिए, तो आरक्षण पूरी तरीके से चाइनीज़ ऐप की तरह बैन होना चाहिए। मेरा खुद का पर्सनल राय है। रिद्धिमा पांडे जिसके सपोर्ट में है, मैं इनका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भविष्य में ये आरक्षण रूपी विषैला पदार्थ जरूर ये भारत देश से खत्म होगा। इसी शुभाशीष के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो को आप देख रहे थे अयोध्या टाइम्स पर अयोध्या से। मैं था रवि भट्ट और कैमरे के पीछे जो छुपे हुए इंसान हैं वो हैं अपूर्व पाठक जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।